हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम सर पे है, कुछ बच्चे सीरियस हैं और कुछ वीडियो देख रहे हैं तो भी सीरियस नहीं हो रहे। तो यार देखो, मेरे पास ना टाइम बहुत कम हो पाता है तुम लोगों को देने के लिए, और अगर ऐसे में मैं 2 वीडियो बना के भी रोज़ ला रहा हूँ तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए या फिर फालतू बोलना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे आपसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, और अभी मैं यूट्यूब से भी कुछ नहीं ले रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं अभी फ्री में काम कर रहा हूँ एक, और जाहिर सी बात है दिल से काम कर रहा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। अगर इतना ही है तो मैं रोज़ की एक वीडियो डालूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। 10 मिनट की वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, हु केयर्स। बट मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ जिसको सच में पढ़ना है, जिसको सच में कुछ करना है। अब क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 में से सिर्फ 2 बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं क्योंकि उन्हें सच में कुछ करना है। बाकी 90 बकेती करते हैं, और बकेती अब तो कमेंट पे भी करने लगे। अगर तुमको नहीं पढ़ना है, नहीं समझदारी है, तुम्हें नहीं परेशान करना है, तो आप किसी और चैनल पे जाके परेशान करिए, कहीं और जाके बताइए कि आपको नहीं पढ़ाना आता है, आप गलत पढ़ा रहे, आप ऐसा पढ़ा रहे, वैसे पढ़ा रहे। अगर आपको इतना पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं? कुल मिला के सीन इतना है कि आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी इधर उधर की हरकतें मत करो, ठीक है, कि तुम्हें ध्यान, तुम पर लाइक करूं, तुम पे ध्यान दूं, तुम्हारे कमेंट को रिप्लाई करूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सही कमेंट होंगे मैं रिप्लाई तुरंत कर दूंगा, बेकार के कमेंट को मैं सीन भी नहीं करता हूँ और ना डिलीट करता हूँ। कुछ चैनल होते हैं जो डिलीट करते थे, मैं डिलीट भी नहीं करूँगा, पड़ा रहेगा, ताकि कल को तुमको रियलाइज़ होगा कि जब तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे या कंपार्टमेंट आएगी, फेल होगे, तब तुम वो कॉमेंट देख के परेशान होगे क्या भैया को कुछ गलत कह दिया, मैंने सर को गलत कह दिया। सो फोकस करो अपनी स्टडी पे, फोकस करो अपने आप पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। और अगर आप लोग देखोगे तो ठीक है, नहीं देखोगे तो 4 बच्चे भी देखते बहुत है। मुझे नहीं है यहाँ पे व्यूज़ की बुक, मैं ऑफलाइन बहुत अच्छा चला रहा हूँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफलाइन मेरे पास बहुत काम है, ठीक है। तो ऑनलाइन में आप लोगों के लिए आया हूँ, तो कम से कम सीरियस समझिए और चीज़ों को समझे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखिए, तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट पे बोलिए, मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। बट मैं बेकार की चीज़ों पे इग्नोर ही करता हूँ, मैं उसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो चलिए, मैंने बात लास्ट क्लास में की थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन आए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रूस पर कोई 4 प्रभाव बताइए, किस तरह के प्रभाव रूस पर हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें जो रूस पर प्रभाव देखने को मिलते हैं 4, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिन्हें यूरोप निवासियों को अफ्रीका में साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन किया। ये भी मैंने कल के लास्ट क्लास में बता दिया था, स्थायी बंदोबस्त के ऊपर भी बता दिया था। अब आइए 15 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है लिखा है। 15 क्वेश्चन कहता है कि पंडिता रमाबाई वॉज अ रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 4 फैक्ट्स। कुल मिला के बोल रहा है, पंडिता रमाबाई एक समाज सुधारक थी जिसने महिलाओं के अधिकार तथा बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया। कोई 4 तथ्यों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। कोई भी 4 तथ्य बता दोगे? बताइए, बताएंगे? मैं बताऊं दोबारा, मैंने बोला पंडिता रमाबाई जो थी वो एक समाज सुधारक थी जिसने महिलाओं के अधिकारों तथा बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया था। किन्हीं 4 तथ्य, तो कुल मिला के ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आंसर नहीं बता रहा। तो इसके अंदर क्या है कि आपको कोई भी एक इंसान दे देगा, उसके बारे में पूछेगा कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखिए। क्लियर? समझ में आ गया? यस और नो? गुड। चलिए 16th देखते हैं, सोल्व हुआ। 16th कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय वेटलैंड। वेटलैंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि से आपका क्या अभिप्राय है, और आर्द्र भूमियों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय वेटलैंड, ठीक है। तो आर्द्र भूमि से आप क्या समझते हैं, आर्द्र भूमियों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लीजिए, ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है जो कि पूछे जा रहे हैं। 17 क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के सामने आई किन्हीं 4 प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताइए। इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है।
उसकी प्रमुख चुनौतियाँ पूछ सकता है, या भारत के अंदर क्या योगदान है, इंडियन इकोनॉमी में क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है 18th क्वेश्चन, कहता है हमें डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेज ऑफ वाटरवेज। ये देखो परिवहन और वो जो था ना, परिवहन ट्रांसपोर्ट एंड वो वाला कौन सा चैप्टर था, परिवहन वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से परिवहन एक साधन के रूप में जलमार्गों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। तो कोई 4 लाभ आप बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। 4 एडवांटेज ऑफ वाटरवेज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के एक साधन के रूप में जलमार्गों की 4 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बता दीजिएगा। और देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को लिखो कॉपी में एंड इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अभी इसको एक्सप्लेन कराऊंगा तो मैंने ऑलरेडी करा रखे, तो ये डबल वीडियो हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, मैं आपको बस इतना बताने के लिए आया हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मगर और अगर आप ये पूछेंगे भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा देखने वाली जो वीडियो है वो भी एक क्वेश्चन पेपर की है। तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो? गुड। अगला आता है हाउ डू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंस द डेंसिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। औद्योगिकरण और शहरीकरण जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण के किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी कह रहा है औद्योगिकरण और शहरीकरण जनसंख्या के घनत्व और वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। बता दोगे, एग्जाम्पल बता दोगे ना? ठीक है, चलो। और 20वां क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए इसके आंसर तो मैं आपको इसके आंसर की भी एक वीडियो बना के जाऊँगा, बट वही है कि टाइम ख़राब करने वाली बात हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, हाँ, प्रीवियस ईयर की वीडियोस उठा के देखोगे तो इसके सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2020 है, गांधीवादी विचारधारा के बारे में बहुत बात होती है। देखा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स, हाँ, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू गांधी जी। ठीक है, यानी गांधी जी के विचारधारा से संबंधित कोई 4 सिद्धांत आपको बताने ही पड़ेंगे, चॉइस ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो गांधी जी को पढ़ के जाइएगा। और पहले तो लिख दो ना, सत्य हो गया, पहले तो सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा, ठीक है, और तीसरा अपना लोगों का सहयोग, चौथा धर्मों को बराबर मानना, 5वां ऊंच नीच जाति प्रथा को रोकना। ठीक है, उसमें भी उनका योगदान था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, आप तो 4 ही पूछ रहे हो। अगला है 21वां, इन विच वे 4 वेज डज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परफॉर्म हिज और हर मल्टी फेसेटेड रोल, एक्सप्लेन। यानी कि कुल मिला के बोल रहा है जिलाधीश अपनी बहुआयामी भूमिका किन 4 तरीकों से निभाता है निभाती है, वो आप बता देंगे। जिलाधीश के बारे में पूछ रहे हैं। 4 तरह की आपको पता होगा जुडिशरी होती है। पहली जुडिशरी होती है आपकी हाई कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। फिर लोअर कोर्ट में भी आपको अधीनस्थ जिला न्यायालय होता है, एक जिला न्यायालय होता है, और फिर अधीनस्थ न्यायालय होता है। वो आप पढ़ दीजिएगा, चैप्टर ये है प्रॉपर। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो? कोई तकलीफ हो तो पूछ लिया करो यार। देखो मुझे उससे दिक्कत नहीं है जो पढ़ने वाला बच्चा हो, मुझे दिक्कत उससे है जो नहीं पढ़ने वाला है और बाकी बच्चों का भी दिमाग ख़राब करने के लिए आया है, उनसे तकलीफ है मुझे। ठीक है, चलो, आपको जो चाहिए मैं यहाँ प्रोवाइड करने के लिए बैठा हूँ, बट आप दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब करोगे तो भैया मैं फिर बुरा मान जाऊँगा। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका व्यूज़, बट पढ़ाई याद रखना, पढ़ाई मैटर करती है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वही मेरे पास दिखेगा, जो टाइम पास करने आया, मज़े लेने के लिए आया, वो नहीं। चलिए भाई, 22वां, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल एंड द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की वित्तीय तथा विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, इसके बारे में तो हमेशा पूछते हो, बता देना। ठीक है, अगला है 23वां, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुदलीय प्रणाली का योगदान क्या है। देखो, राजनीतिक दलों वाला इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा है, और इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है।
राजनीतिक दलों से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि तो अब इतना तो ऑब्जर्व कर लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल वाला चैप्टर पढ़ के जाइएगा, बड़ा क्वेश्चन आता है। 4th क्वेश्चन है, भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की राय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि एक्सेस द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया। ठीक है, बता दोगे आप। ठीक है, अब बता देना। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक रोल जो है ना उसके बारे में बताना आपको, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना, डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बताना कि यह भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की राय कहाँ तक मैटर करती है। ठीक है, फिर आता 25th, लोकतंत्र के निर्बाध संचालन के लिए अनिवार्य किन्हीं 4 शर्तों की परख कीजिए। बता दोगे। लोकतंत्र के लिए एग्जामाइन एनी 4 कंडीशन एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब बोला कि मैं ऐसे बता सकता हूँ, तो लोकतंत्र सही तरीके से चलना चाहिए, उसकी कोई 4 शर्तें बता दीजिए, कोई 4 शर्तें बता दोगे आप आराम से। ठीक है, अगला है आप बोलना, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए ना तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। आराम से बता दोगे, बता दोगे ना। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 27, व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन द प्रोग्राम लेड डाउन बाय महात्मा गांधी दैट प्रमोटेड दिस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन क्या था, बता दोगे, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन बता सकते हो। इस आंदोलन में तेजी लाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का है, तो मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, आधा पार्ट ये तो लिखा भी है, 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये, 3 और 2। असहयोग आंदोलन बता देना, और फिर उसके बाद उसमें इस आंदोलन में तेजी लाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या किया ये बता दीजिएगा, है ना। मुस्लिमों को जोड़ा था ना, खिलाफत मूवमेंट भी इसी के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, 28, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ देखा, मैंने कहा था ना वो हमेशा पूछेंगे। देखो मैं फिर से महात्मा गांधी बोलो, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा पूछते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक है, तो अब इसमें प्रधानमंत्री के 5 कार्य पूछ लिए, वरना मुख्यमंत्री के 5 कार्य पूछ लिया था। तो बता दो कि प्रधानमंत्री के 5 कार्य, अलग से वीडियो डाल रखी है प्रॉपर, प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, राज्यपाल पे। 29, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lay by great emphasis of rational integration example with। दोनों 5-5 नंबर के हैं, 5 कार्यों का बात करता तो 5-5 नंबर के। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार राष्ट्रीय समाकलन पर बल देता है, उदाहरण से बताइए। आराम से बता दोगे, भारतीय संविधान किस प्रकार से राष्ट्रीय समाकलन पर बल देता है, उदाहरणों के साथ आप सही से बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप नीचे देख सकते हैं, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस नंबर में मैसेज करके आप इसे ले लीजिएगा आराम से। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए भाई इतना ही। जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है, भूलना नहीं।